ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के जो केसेज हैं इनके बारे में बात कर लेंगे। इसके केसेज समरी की बात करेंगे, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट केसेज हैं और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। लेक्चर 4 लास्ट होगा जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एडवोकेट्स एक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी वीडियोज बनेंगे उसमें मैं बेसिकली रूल्स की बात करूंगा। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, उसके बारे में बात करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद करेंगे। एडीआर आपकी जगह कंटिन्यू है, एडीआर चल रहा है बिल्कुल सही जगह से, इन्वायरमेंटल चल रहा है। टैक्सेशन ऑलमोस्ट आपके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं, 2-3 वीडियो बचेंगे वो मैं खत्म कर दूंगा पेपर से पहले। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जूनियर्स के साथ शेयर करना है और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, देखिए अगर आपको याद हो तो कल मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी थी। अगर आज सुबह के आपने 11 बजे का वीडियो देखा है तो कल मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे और जो बचे हुए सेक्शन है उसके बारे में बात करके प्रोविजंस के साथ खत्म करेंगे। देखिए, आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार का जो केस है पहले मैंने पढ़ा रखा है आपको, फिर से इसको पढ़ा दूंगा। बाल ठाकरे का केस बेहद इंपॉर्टेंट केस है, जरूर आ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाईकोर्ट का जो केस है 2009 का, इसमें 2-3 बातें हुई थी। आर के आनंद साहब आपको पता है कौन है, और इसमें आयू खान साहब एक थे, कौन थे इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो रिस्पोंडेंट्स के तरफ से थे ना, मतलब ये क्या नाम है, ये सब आपस में मिले हुए थे। इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन एनडीटीवी के द्वारा किया गया था जहां पे इनके बारे में जो भी इन्होंने करप्शन की बातें करी, जो भी इन्होंने बेसिकली इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया विटनेसेस को, वो सब बाहर वो आ गए थे, लीक हो गए थे स्टिंग ऑपरेशन में। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई वीडियोज़ में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे 2-3 मुद्दा उठता था। जो फिर सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे गए थे, हाईकोर्ट ने इनको फिर काफ़ी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ है और क्रिमिनल ट्रायल को फॉलो नहीं किया गया। और मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या जो कन्विक्शन हुआ दोनों अपीलेंट्स का फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो जस्टिफाइड और सस्टेनेबल है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन, क्या जो एक्यूज्ड हैं उनको बेसिकली जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा उनके रिगार्डिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, वो फेयर था, रीजनेबल था, या कोई ऐसा प्रिजुडिस तो नहीं था पहले से ही कि इनको वापस को क्रिमिनल ऑफ कंटेम्प्ट में तो डालना ही है। ठीक है। थर्ड मुद्दा, क्या ये हाईकोर्ट के लिए ओपन है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं अपीलेंट्स को कि वो हाईकोर्ट में अपीयर ही ना हो और सबऑर्डिनेट कोर्ट में फॉर स्पेसिफिक पीरियड एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या ऐसा कोई पनिशमेंट दे सकते हैं और क्या पनिशमेंट फेयर और जस्ट था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, ये जो दोनों क्वेश्चन ऊपर में मैंने बताया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होता है। हम इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो बाउंड डाउन नहीं है सिविल प्रोसीजर कोर्ट या एविडेंस एक्ट से। हमें सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस में। अगर हमें लगता है कि आपने गलत किया है तो फिर हमें आपको सजा देना है। तो यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल होगा, आपको एक क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा। अगर आप सबको याद हो, ऐसा ही केस दरोगा सिंह का एक मैंने बताया था आपको सुबह में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल ट्रायल एज पर द सीआरपीसी एंड कंटेम्प्ट ट्रायल। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वैसे भी आपको यहाँ पे एक्यूज्ड को ना चार्जेस की कॉपीज दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ट्रायल हुआ है और वो बिल्कुल क्रिमिनल ट्रायल के अकॉर्डिंग नहीं चला है, गलत कह रहे हो आप। कंटेम्प्ट ट्रायल इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द क्रिमिनल ट्रायल्स। और वैसे भी हाईकोर्ट ने बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको सारी चीज़ें दी थी, बिकॉज यू वर अ लॉयर। आप सबको पता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, आप लॉयर हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल तो खारिज हो गया। मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, थर्ड पॉइंट, क्या हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो अपीलेंट्स को ये प्रोहिबिट कर सकता है हाईकोर्ट में अपीयर होने से या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। तो इसमें हरीश उपल का केस मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि दैट ये सब बातें लिखना पेपर में, हरीश उपल का केस, दैट राइट टू अपीयरेंस इन कोर्ट्स इज विद इन द कंट्रोल एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट में खड़ा होना ये बार काउंसिल के पास पावर नहीं। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो, केसेस के बारे में। ये हरीश उपल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है दैट राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इज अ पावर समथिंग दैट इज गिवन टू द व्हाट, डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द कोर्ट ओनली, नॉट बार काउंसिल्स। और वैसे भी कंट्रोल और ज्यूरिसडिक्शन में हमारा आता है और वो समथिंग दैट इज नॉट एब्सोल्यूट कि आपको फंडामेंटल राइट है कि आप खड़े हो सकते हो, प्रैक्टिस कर ही सकते हो। नो, इट्स अ समथिंग दैट इज अ क्वालिफाइड राइट। मैंने पहले भी बताया वो आपको, राइट टू प्रैक्टिस में, अगर आपको याद हो तो। उसके अलावा आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 34 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को पावर देता है कि आप रूल्स बना सकते हैं कि कैसे कोई प्रैक्टिस कर सकता है। यू कैन मेक द रूल्स रिगार्डिंग प्रैक्टिसिंग ऑफ एडवोकेट बिफोर द कोर्ट। इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपने रूल बनाया, अब इसी का सेक्शन का यूज करते हुए कुछ रूल्स बनाते हैं। मद्रास के केस में मैं अभी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट केस जो वो इसी सेक्शन के रिकॉर्डिंग है, सेक्शन 34 के रिकॉर्डिंग। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि 145 और 34 के अंदर हमें पावर तो है, आर्टिकल 145 सेक्शन 34 के अंदर।
पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, दैट बार काउंसिल कैन नॉट रेगुलेट द वन दैट इज इन विच कंडीशंस वन कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट। ये बार काउंसिल का पावर नहीं है, समथिंग दैट इज गिवन टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट ओनली। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहो तो ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग केसेस के लिए बोल सकते हो, किसी का ड्राफ्टिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए, फ्रेमिंग का क्या होगा, कोर्ट के सामने अपीयर होना और कोर्ट के सामने खड़े होकर बोलना, और जब जज साहब पूछे आपका नाम और आप उस दिन अटेंडेंस में रजिस्टर करा रहे हो अपना नाम, यू कैन नॉट डू सो, बार काउंसिल के पास पावर नहीं है। पर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही, थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग, क्या वो सस्पेंशन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड करता है हाई कोर्ट से कि जब वो ऐसा कुछ कर रहे हों, किसी का लाइसेंसिंग रद्द, किसी का प्रैक्टिसिंग रद्द कर रहे होते हैं, तो उनको एक नोटिस देना चाहिए, समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया, बेसिकली हाई कोर्ट से ऐसा उम्मीद करती है सुप्रीम कोर्ट कि जब आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हो ना, तो आप एक नोटिस दे दो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि देखो ऐसा है कि अगर आपके खिलाफ जजमेंट आया ना, तो हम आपकी प्रैक्टिसिंग को भी रद्द कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है, ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ना ही एडवोकेट एक्ट कहता है, ना ही कोई आर्टिकल कहता है, ना ही कोई सेक्शंस कहता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला दैट हाई कोर्ट मस्ट हैव शोन वन थिंग टू द एडवोकेट्स, दोनों को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आयुब खान साहब और जो, ठीक है। पर यहां पे क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया। हाईकोर्ट ने बेसिकली ये जो पॉइंट था इसको ऑब्जर्व नहीं किया, उन्होंने कहीं से भी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि नोटिस देना चाहिए। तो इस मुद्दे में हाईकोर्ट थोड़ी सी गलत है। हाईकोर्ट डिड नॉट ऑब्जर्व द पॉइंट ऑफ गिविंग नोटिस टू द मतलब के अपीलेंट्स। देख लो ना आप, इसमें मैंने यही मुद्दा तो है आर के आनंद साहब के केस में, देखो नहीं किया उन्होंने, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सेक्शन 34 क्या कहता है, देख लो, पावर ऑफ हाईकोर्ट टू मेक रूल्स। हाईकोर्ट चाहे तो रूल बना सकती है, किस कंडीशन में प्रैक्टिस कर सकता है हाईकोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस रूल्स बना सकता है सेक्शन 34 के अंदर हाईकोर्ट। बस इतनी सी बातें इसमें कही गई थी। और जजमेंट फेयर और जस्ट है, इस मामले में कहा कि लेनियंसी दिखा दी आपके साथ, वरना और जस्ट फेयर क्या, और लेनियंट, बहुत लेनियंट जजमेंट है हाईकोर्ट का, हमें पास आते तो हम और ज़्यादा आपको सजा देते। ठीक है, बिकॉज ये आप स्टिंग ऑपरेशन देखो ना, सामने सब कुछ प्रूफ दिख रहा है, आपने इतना बड़ा काम किया, इतना क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप पहले से इन्फ्लुएंस करो विटनेसेस को, इंटेग्रिटी कहाँ गई, डिग्निटी कहाँ गई कोर्ट की, आपकी प्रोफेशनलिज्म कहाँ गई, ये सारी बातों का मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इनको सख्ती दिखाई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। हरी सुपल का केस आपको याद रखना है। देखो हरी सुपल का केस मैंने आपको राइट टू प्रैक्टिस में सेम स्लाइड लगा के बताया हुआ पहले भी, कि दैट इट इज़ नॉट अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 अगर आपको रोका जाता है, कानून बनाया जाता है, बिकॉज समथिंग दैट इज नॉट अ एब्सोल्यूट इन नेचर, फंडामेंटल राइट थोड़ी ना ये, राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर एन एडवोकेट। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। आर मुथु कृष्णन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट द मद्रास। ये क्या है, ये सेक्शन 34 के अंदर आप देखो, अभी मैंने बोला कि एडवोकेट को प्रैक्टिस करने का अधिकार के ऊपर बना सकते हैं रूल्स, वो हाई कोर्ट उसमें बना सकती है, इट्स ओके फाइन। पर इस केस में इन्होंने क्या किया था ना, जो हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग, कि दैट अगर आप किसी से पैसा लेते हुए पकड़े जाते हो तो आपके साथ क्या होगा। रूल 14A, रूल 14B पावर टू टेक एक्शन, पावर टू डिबार, रूल 14C प्रोसीजर टू बी फॉलोड, रूल 14D पावर टू पास इंटरिम ऑर्डर। ऐसा करके 3-4 रूल्स बनाई। आप ये रूल्स को पॉज करना और आराम से पढ़ना। ठीक है, मैं आपको रोक दे रहा हूँ वीडियो पर, आराम से इसको पॉज कर लेना, एक बार पढ़ लेना। इसमें एक चीज दिखेगा दैट मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग रूल्स बनाने का अधिकार जो है वो सुप्रीम मतलब ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने इसने अपने पास लिया और इसने रूल्स बनाए। पर एक्चुअली जब आप एडवोकेट्स एक्ट को पढ़ोगे ना, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली वाला वो सर्कुलर याद हो जिसमें मैंने आपको बताया था प्रैक्टिसिंग कैसे कर सकते हो, तो बार काउंसिल्स के पास है, स्टेट बार काउंसिल के पास। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आपको सबको याद हो, सेक्शन 35 तो दिखते हैं। सेक्शन 35 कहता है पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर क्या, मिसकंडक्ट, एडवोकेट्स एक्ट 1961 का। इसमें कहीं पे भी आपको हाईकोर्ट नहीं नजर आएगा। पूरे वीडियो को पढ़ लेना, पूरे सेक्शंस को मैंने बताया हुआ आपको। इसमें कहता है स्टेट बार काउंसिल रूल्स बना सकती है, कैसे रोलिंग होगा, कैसे नाम आपका इनरोल होगा, कैसे आपको पनिशमेंट दिया जाएगा एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट अगर आप कुछ करते हो तो। देयर इज नाउ वेयर रिटन दैट स्टेट हाई कोर्ट कर सकती है ऐसा कुछ। हाँ, डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल कर सकती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फर्दर अप्रूवल के बाद। मतलब उनको लिख के बना दिया, फिर अप्रूवल दे दिया। जैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने क्या क्या सिस्टम बनाया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। पर हाईकोर्ट दिल्ली थोड़ी ना बनाएगी ऐसा कुछ, हाईकोर्ट मद्रास थोड़ी ऐसा बनाएगा। तो जो इन 4 रूल्स बनाई गई ना हाईकोर्ट ऑफ मद्रास के द्वारा, कि पावर टू डिबार दैट एन एडवोकेट हु इज फाउंड टू हैव एक्सेप्टेड मनी इन द नेम ऑफ अ जज और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हिम, उसको कैसे हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान के उसको हम भगा देंगे, डिबार कर सकते हैं। ये चीज सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हाईकोर्ट के पास पावर नहीं है, हाईकोर्ट के पास पावर नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। क्योंकि सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 कहता है
पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग पावर जो है, अधिकार जो है कानून बनाने का, वो स्टेट बार काउंसिल के पास है। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करती है। स्टेट हाईकोर्ट्स नहीं बना सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, याद रखना। बस इतनी सी केस थी इसमें। रूल्स क्या है वही पढ़ लेने के बाद आप पॉज करके समझ जाओगे। बाल ठाकरे साहब का केस देखो क्या है। बाल ठाकरे साहब आप सबको पता है, बाल ठाकरे भरसे हरीश पिम्मा का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, सिंपल चीज, उसके पहले एक प्रोविजन देख लो, सेक्शन 15 कहता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, दैट कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन अदर केसेज। मैंने आपको बताया था सेक्शन 15 जब मैं पढ़ा रहा था कि कब किस केसेस में कैसे कंटेम्प्ट में एक्शंस लिए जाते हैं। तो कहता है इन द केस ऑफ अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट अदर देन समथिंग दैट इज रेफर्ड अंडर सेक्शन 14, द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट मे टेक एक्शन ऑन इट्स ओन मोशन। ओन मोशन मतलब सुओ मोटो, और ऑन अ मोशन मेड बाय, किसके द्वारा, एडवोकेट जनरल के द्वारा, और एनी पर्सन विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल। दिल्ली के केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं, या फिर उनके अलावा अपॉइंटेड किया हुआ पर्सन। ये बातें मैंने आपको बोली थी। अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में कई बार कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलते हैं प्रशांत भूषण के ऊपर। एक बार अभी चला था ना, 1 रुपया जिनके ऊपर जुर्माना लगा था उनके ऊपर, तो वो बिना एडवोकेट जनरल, बिना क्या अटॉर्नी जनरल के उनके थोड़ी ना हुआ था। वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल का हो जाता है। तो बाल ठाकरे साहब के केस में क्या हुआ था, इस चीज़ को समझो। बाल ठाकरे साहब ने कहीं पे कुछ बोल दिया था किसी स्पीच में, कोई शिवाजी पार्क में कुछ स्पीच में इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि एक जज ने 35 लाख रुपए डिमांड किए मेरे फेवर में कुछ जजमेंट देने के लिए, ऐसा कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था। दैट वाज अ काइंड ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसके खिलाफ कोई पहुंच गया हाईकोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, जहां भी पहुंचो, फिर वो अपील हुई हाईकोर्ट में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी कि ये ऐसा लिखा गया दैट जो राइटिंग में मांग थी ना, दैट द सेड पिटिशन वर फाइल्ड विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल। ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी पिटिशन फाइल की गई ना हाईकोर्ट में, वो पिटिशन बिना एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र में बोलूं सिंपली, बिना उनके कंसेंट के फाइल हो गई थी। इट वॉज अ प्राइवेट पिटिशन, और हाईकोर्ट ने उसको एग्री भी कर लिया था। और देखो क्या लिखा हुआ, दैट द पिटिशनर इन कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर 12 हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन डेटेड इतना दैट टू एडवोकेट जनरल सीकिंग द रिक्विजिट परमिशन। अगर आप नहीं देते हो तो ऐसा माना जाएगा कि आपका परमिशन है, और इसके बेसिस पे हाईकोर्ट ने ले लिया एक्शन कि हम तो सुओ मोटो ले रहे हैं जी। हाईकोर्ट हेल्ड द अटेम्प्ट अपीलेंट गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, और उनको 1 वीक का सजा भी और 2,000 रुपये का फाइन भी दिया था। अब ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, अपील कर दिया। मुद्दा यही था कि क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी जो हाईकोर्ट के द्वारा, वो सुओ मोटो था या रिस्पोंडेंट के द्वारा किया गया था विद द कंसेंट ऑफ द राइटिंग ऑफ व्हाट, एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट। तो मुद्दा यही था। तो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट द अपीलेंट कंटेंडेड दैट द डायरेक्शन इन पीएन दुदाज केस, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा क्या है, ना फॉलो वे आर नॉट फॉलोड बाय द हाई कोर्ट इन एज मच एज द इन्फॉर्मेटिव पेपर्स स्टाइल्ड एज कंटेम्प्ट पिटिशन वर नॉट प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर सुओ मोटो एक्शन एंड देयरफॉर द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वर इलीगल। ये पीएन दुद्दा का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे, इसको फॉलो नहीं किया गया है, ये कह रहे हैं ये, और राइटिंग में नहीं लिखी गई है। तो पीएन दुद्दा के केस में क्या हुआ था वो देख लो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कंटेम्प्ट के रूप में लॉज होती है, या फिर आर्टिकल 215 के अंदर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सेक्शन 15 के अंदर, तब इट शुड नॉट बी स्टाइल्ड एज अ पिटीशन एंड शुड नॉट बी प्लेस्ड फॉर एडमिशन ऑन द जुडिशियल साइड until unless it is signed or it is what followed the procedure of the section 15, that is एडवोकेट जनरल का उसमें राइटिंग में उनका कंसेंट हो, या फिर किसी और का जिन्होंने एडवोकेट जनरल ने अपॉइंट कर रखा है, या दिल्ली के केस में जो मैंने आपको बताया। तो यहां पे पीएन दुद्दा के केस में इस बात को अग्री कर दिया गया था, सेक्शन 15 के सारे प्रोविजंस को अफेल्ड किया गया था। एग्जैक्टली राइट। पर बाल ठाकरे के केस में सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार आपके पास है, ठीक है, आप अपने मोशन पे ले सकते हैं, बट अनलेस और अनटिल आपने ऐसा कुछ प्रोसीजर किया क्या, आपने देख लो ना सेक्शन 15 क्या कहता है, वो फिर से देखते हैं। देखो सेक्शन 15 कहता है दैट कोई भी हाई क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टेक एक्शन ऑन इट्स ओन मोशन और अ मोशन मेड बाय दैट पर्सन। ठीक है, ये तो फॉलो नहीं किया गया, साफ साफ दिख रहा है, ना तो कंसेंट है ना ही कुछ है। क्या आपने अपने मोशन पे लिया? मुद्दा ये था सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपने अपने मुद्दे पे लिया, अपने ओन मोशन पे लिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं लिया। यू डिड नॉट फॉलो द सुओ मोटो एक्शन एज अ प्रोसीजर काइंड ऑफ थिंग। आपने अपने ना, अब यार कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली, बिना वेरीफाई करिए आपने उसके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ले लिया, आपने सजा भी सुना दी। यू डिड नॉट इवन ट्राई टू वेरीफाई दैट थिंग। तो ये कहा कि सच अ पिटिशन शुड बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर ऑर्डर्स इन चैम्बर्स एंड द चीफ जस्टिस मे डिसाइड ईदर बाय हिमसेल्फ और इन कंसल्टेशन विद द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट वेदर टू टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन और नॉट। एक इन्फॉर्मेशन मिला कि बाल ठाकरे साहब ने ऐसा कहा,
आपने एक्शन ले लिया बिना कोई प्रॉपर मीटिंग किए, बिना कोई प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कशन किए हुए, तो इट वाजंट अ सुओ मोटो एक्शन और इट वाजंट अ काइंड ऑफ थिंग दैट वाज साइंड बाय द एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट. So the Supreme Court has stated that the direction given by the Delhi High Court sets out the proper procedure in such cases and may be adopted at least in future as a practice direction or as a rule by the court and the other high courts. ये भी बोला पीएन दुदा के केस में कि आप क्या करो, रूल्स बनाओ, हर एक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हर स्टेट को. 1988 का केस है ये. हर रूल्स को फॉलो करो, हर हाई कोर्ट अपना अपना रूल्स बनाएगी कि क्या उनको प्रोसीजर फॉलो करना है जब भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो. पर डायरेक्ट सुओ मोटो थोड़ी ले लोगे आप, बिना आप चीफ जस्टिस बैठे हुए, बिना आपस में चैम्बर में मीटिंग किए हुए. यू कैन नॉट टेक दैट. ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाल ठाकरे के केस में. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट केस, आप सबको याद रखना है. ठीक है, 2 केसेस बच्चे उसके बारे में बात कर लेते हैं. इन सब के बारे में पहले मैंने बात किया हुआ है. ये अरुंधति रॉय का केस है 2002 का. अगर आपको याद हो तो मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 99 के केस में आपको बताया था दैट हाइपर सेंसिटिविटी एंड पीवियसनेस हैव नो प्लेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. इरिटेटेबिलिटी होता है इसका मतलब. ठीक है, इस चीज़ को इरिटेट हो गई से हमें फर्क नहीं पड़ता है. अब ये अरुंधति रॉय का केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, देख लो. सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हुआ क्या था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस में जजमेंट आया था अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर और भी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो लोग एसोसिएटेड थे उनके अगेंस्ट में आया था. अब इसके बाद ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ऐसा कोर्ट कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक कह रहे थे कोर्ट में कि दैट आप लोगों ने क्या किया. अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, प्रशांत भूषण और भी जो लोग हैं, इन्होंने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जगहों पर, कॉलम्स लिखे, एडिटोरियल्स लिखे, राइटिंग्स लिखे, एंड दे क्रिटिसाइज्ड अ लॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवर नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए गए और कोई भी गिल्ट इन्हें नहीं होता कभी भी. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया था, इस चीज के ऊपर, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर प्रॉपर सुओ मोटो एक्शन लिया गया इन द केस ऑफ द अरुंधति रॉय अफिडेविट, जिसमें मेधा पाटकर और प्रशांत भूषण को तो छोड़ दिया गया, पर अरुंधति रॉय ने एक अफिडेविट लिखी थी. उसमें इन्होंने कहीं से भी अपॉलॉजी नहीं किया, कहीं से भी इन्होंने माफी नहीं मांगा. इन्होंने कहा कि इट्स माई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एट ऑल, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी. और इसके बाद कोर्ट को यह लगा कि अगर रूल ऑफ लॉ, मैजेस्टी ऑफ लॉ, सोसाइटी के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ट्रस्ट सोसाइटी के अगर हम नहीं अपहोल्ड करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा. इसके लिए अरुंधति रॉय के ऊपर एक सुओ मोटो एक्शन चलाया गया. पहले एक एक्शन चला था, वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो फ्रीवॉलस पिटीशन था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने सुओ मोटो एक्शन लिया इस चीज के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें कही थी अरुंधति रॉय ने ना, इट वॉज अ वेरी वेरी क्रिटिक अबाउट व्हाट शी वॉज वेरी क्रिटिक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. और ये चीज़ें इनके सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहते हैं कि वो तो हमारा इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है ना, वो तो हम जरूर एक्शन लेंगे अगर कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर जजमेंट के खिलाफ इस तरह की कोई बातें कहता है जो सोसाइटी के फैब्रिक को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़ा करता है इन अ वेरी नेगेटिव वे, और कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, तो वो कंटेम्प्टर्स के खिलाफ हम एक्शन जरूर लेंगे. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कही दैट फाइन आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा, और फाइन इंपोज भी किया था, और एक दिन के लिए तिहाड़ जेल में रही भी थी. ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने जब बाहर आए थे अरुंधति रॉय, तब भी इन्होंने यही बातें कही कि इट वाज अ काइंड ऑफ पेमेंट जो मैंने किया है स्पीच के लिए, लोगों के फाइट के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अफोर्ड करने के लिए. सो ओवरऑल मेरा कहने का क्या मतलब था अरुंधति रॉय के केस में, दैट हाइपर सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी का कोई, है ना, आप इरिटेट हो जाओगे, इससे कोई लेना देना नहीं है. इट्स अ वेरी टफ वर्ड टू इरिटेबिलिटी प्रोनाउंस करना कई बार, है ना. तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप ऐसे क्रिटिक नहीं हो सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट को इतना क्रिटिसाइज कर दिए कि मतलब सवाल ही खड़ा किए जा रहे हो हर बात के लिए, और आपको कोई अपॉलॉजी नहीं है. तो ये अरुंधति रॉय का केस था. बाकी बातें आपको समझ में आ गया, मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ आप इस बात को. बाकी नर्मदा बचाओ में मैंने आपको बता रखा है. ठीक है, देखिए लास्ट केस है इंदिरा जयसिंह का केस, बचा हुआ एडवोकेट्स एक्ट का. इसमें सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन के ऊपर था. एक बार बता देता हूँ क्या होता है. देखिए, इंदिरा जयसिंह 2017 का केस है ये, वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लैंडमार्क जजमेंट. लैंडमार्क, इससे बढ़िया जजमेंट क्या ही होगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह साहब ने कहा, मैम ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप सीनियर एडवोकेट को जो डेजिग्नेट करने का प्रोसीजर है ना आपका, वो बहुत ही ज़्यादा ओपेक है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेटिज्म पे बेस्ड है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत पावर है इस केस में. अब बताया था मैंने आपको सीनियर एडवोकेट क्या होता है, सीनियर एडवोकेट का रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है, उनका डेजिग्नेशन का मतलब क्या है. अब इसी बात को लेकर 3 जजेस बेंच थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी किया कि ठीक है, आई एग्री दैट सेक्रेसी और ओपेकनेस है सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन में, तो हम इस चीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस इलाबोरेट करके जारी करते हैं. अब उस गाइडलाइंस को देखना, और यही गाइडलाइंस आपके पेपर में आएगा, लिख लेना चुपचाप ऐसे ही. दैट है, पहले तो सेक्शन 16 देख लो एडवोकेट का क्या कहता है. दैट द सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स, 2 क्लासेस के एडवोकेट होंगे, अदर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट. जो सीनियर एडवोकेट में विथ हिज कंसेंट बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट इफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट
इनकी एबिलिटी, स्टैंडिंग जो है बार में, स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे बहुत अच्छा है लीगल प्रोफेशन वगैरह वगैरह में। पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल से इनको रिकमेंड करती हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर काम करते हैं, फिर बाद में डेजिग्नेशन वहीं से आता है। पर रोल किसके पास था, पावर किसके पास था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, और स्टेट बार काउंसिल बहुत ज़्यादा पावर्ड होती थी किसी का नाम रिकमेंड करने में, तो फेवरेटिज्म हो जाता था। तो इंदिरा दत्त सिंह मैम का यही कहना था। ठीक है, अब इसके ऊपर गाइडलाइंस क्या, उस चीज़ को देख लेते हैं। 4-5 गाइडलाइंस आपको याद रखना है। दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर द न्यू सिस्टम 2017 के बाद ऑल मैटर्स related to designation of senior advocates will now be dealt with by a permanent committee consisting of 5 members, the Chief Justice of India along with 2 senior most judges of the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट के केस में, हाई कोर्ट के केस में सेम चीज हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट के केस में एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट के केस में अटॉर्नी जनरल, और ये चारों मेंबर्स मिलकर एक मेंबर बार काउंसिल से क्या करेंगे, फिर 5वें मेंबर के रूप में डेजिग्नेट करेंगे, मतलब अपॉइंट करेंगे। तो 5 मेंबर की एक टीम हो गई जिसको बोलते हैं परमानेंट कमेटी ऑन व्हाट डेजिग्नेशन ऑफ द सीनियर एडवोकेट्स। ये परमानेंट कमेटी परमानेंट हो गई है, यही 5 मेंबर्स रहेंगे डेजिग्नेशन में, कोई और नहीं हो सकता। ऑल एप्लीकेशंस विल हैव टू बी सबमिटेड टू द सेक्रेटेरिएट, एक सेक्रेटेरिएट बनेगा प्रॉपर इस चीज का, सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश होगा, 5 मेंबर जहां पे बैठ के बातें करेंगे, वहां पे और भी स्टाफ्स काम करेंगे, वहां सबमिट होगा, जो कंपाइल करेंगे द इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट, इंटेग्रिटी ऑफ द एडवोकेट इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन इन प्रो बोनो वर्क, रिपोर्टेड जजमेंट इन विच द एडवोकेट हैज अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ सच जजमेंट्स। मतलब उनका प्रॉपर काम देखा जाएगा, जिस एडवोकेट का नाम आया है उस एडवोकेट का पूरा काम देखा जाएगा, नाम मतलब कितना उन्होंने काम किया है, कैसा उनका नाम है जुडिशरी की दुनिया में, एडवोकेसी की दुनिया में, और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद परमानेंट कमेटी को भेजा जाएगा, स्क्रूटनी के लिए एग्जामिन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद जो ओवरऑल असेसमेंट होगा वो पॉइंट बेस्ड फॉर्मेट के बेसिस पे उनका डेजिग्नेशन होगा। ये पॉइंट बेस्ड फॉर्मेट क्या भी समझा दूंगा आपको आगे। ऑल द नेम्स दैट आर लिस्टेड बिफोर द परमानेंट कमिटी एंड आर क्लियर बाय द परमानेंट कमिटी विल गो टू द फुल कोर्ट। ठीक है, फुल कोर्ट को जाएगा ये, और अगर वोटिंग होती है सेक्रेट बैलेट से तो वो अवॉइड करेंगे, हम सेक्रेट वोटिंग से नहीं करेंगे, फुल कोर्ट से ही करेंगे, सामने बैठ के 5 मिलके जो भी होगा वो हम करेंगे। उसके अलावा अगर डिसीजन होगा तो मेजोरिटी से माना जाएगा, प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस के मद्देनजर रखते हुए। अगर इसके बावजूद मान लो डेजिग्नेट हो जाते सीनियर एडवोकेट, और उसके बाद अगर सीनियर एडवोकेट कुछ गिल्टी होते हैं किसी कंडक्ट के जो सुटेबल नहीं उनके प्रोफेशन को, तो उनके रिवोक भी किया जा सकता है, इसके ऊपर भी फुल कोर्ट डिसीजन लेगी। ठीक है, वैसे भी एक बीच में सवाल उठा था कि सर ये सारी बातें गाइडलाइंस के रूप में आपको याद रखना है, उसके अलावा जो मुद्दा उठा था वो मैं बता देता हूँ। दैट आर्टिकल 18 का वायलेशन है सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन, ये बातें कही गई थी। तो इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ऐसा नहीं है, आर्टिकल 13 तो टाइटल के बारे में बात करता है ना, हमें कोई टाइटल थोड़ी नहीं दे रहे हैं, वी आर डेजिग्नेटिंग हिम एज अ काइंड ऑफ सीनियर एडवोकेट बिकॉज आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिज और हर व्हाट एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंसेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद। और गाइडलाइंस जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इट कैन बी अपडेटेड, और इसी के मद्देनजर 2022 में कुछ अपडेटेड हुए। 10 से 20 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो हर साल एक एक पॉइंट आपको मिलता जाएगा। 10 साल से नीचे की बात नहीं करें, 10 साल से ऊपर होना चाहिए। 18 साल है तो 8 पॉइंट आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस का। 18 साल आपने एक्सपीरियंस किया तो 8 पॉइंट, 10 से 18 के बीच में, 20 से ऊपर है तो 20 पॉइंट। अभी मैं दिखाता हूँ पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, देख लो। नंबर ऑफ, ये लिखना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द एडवोकेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट 20 पॉइंट। 10 से 20 साल के लिए 10 पॉइंट मिलेगा, हर साल एक एक पॉइंट। अगर 20 साल से ऊपर है तो 20 पॉइंट, ये तो फिक्स हो गया आपको। मान लो 22 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का तो 20 पॉइंट हो गया, 18 साल का है तो 8 पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे जजमेंट्स, अगर आपका जजमेंट आपके फेवर में आया हुआ, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड, प्रो बोनो वर्क डन बाय द एडवोकेट, एक्सपर्टीज ऑफ द एडवोकेट, टोटल एक्सपीरियंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट केसेज, कॉमर्शियल केसेज, तो 40 पॉइंट। आपके काम के लिए आपको 40 पॉइंट, ये तो एक्सपीरियंस का हो गया ना। बीच में अगर आपने बढ़िया काम किया तो 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट जो भी मिलना मिलेगा। और अगर आपका पब्लिकेशंस बहुत अच्छा रिलीज हुआ है, जैसे आप बहुत अच्छा पब्लिकेशंस करते हो, आपका एप्लीकेंट एडवोकेट का पब्लिकेशन अच्छा है, तो न्यूज़पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में, तो 15 पॉइंट उसके बेसिस पे, और इंटरव्यू का 25 पॉइंट, ये मिला के 100 पॉइंट हो गया। और इसी के मद्देनजर आपको क्या होगा, देखा जाएगा कि आप कितने सीनियर एडवोकेट बनने के लायक हैं कि नहीं। ये बातें मैंने आपको बता दिया, इसके साथ आपका खत्म होता है। ठीक है, अब रूल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत मेहनत किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडवोकेट एक्ट पूरी पढ़ा दी आपको। PDF कैसे एक्सेस होगा मैं आपको बता दूंगा एक प्रॉपर वीडियो में। ठीक है, उसके बाद रूल्स वगैरह की बात करेंगे, रेडियर के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दुनिया के साथ बताइए। थैंक यू।